नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? ठीक होंगे। मैं मनीष योगी आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की 4th क्लास के अंदर। ऑलरेडी 3 क्लास हमने कर चुके हैं। उसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा पेडोलॉजी सीरीज के अंदर, उसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स, उसके बाद वेदरिंग फॉर्मेशन, फाइनली हमने सॉइल को फॉर्मेशन कर लिया था। अब हम देखते हैं कि सॉइल को जब हमने फाइनली फॉर्मेशन कर लिया है, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का मैं आपको एक आउटलाइन देते हुए मैं पहला टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं आज, हाँ इसी क्लास में, जो हमारे सामने सॉइल बन के तैयार हुई है उसको हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को जानेंगे। प्रेजेंट में हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो हम जानेंगे, इंडिया कौन सा फॉलो कर रहा है वो हम जानेंगे, और ओवरऑल लास्ट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जितने टाइप की सॉइल प्रेजेंट है उसका नाम हम जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम हमारे पेडोलॉजी के पोर्शन को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स के ऊपर मूव करेंगे। फिजिक्स की जितनी भी सॉइल की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इस क्लास में, जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, इनमें से जितनी इस क्लास के अंदर जितना हो पाएगा वो आज हम कवर करेंगे। तो साथियों हम मूव करते हैं आज की क्लास के ऊपर। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम सीधा कहाँ पे की बात करेंगे? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। किसके? सॉइल के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो चलते हैं। ओवरऑल अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो हमें थोड़ा सा सॉइल का के क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को जानने की जरूरत पड़ेगी। क्या? हिस्ट्री को जानने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से, किस टाइम के ऊपर, कब साइंटिस्ट ने जब सोचा कि यार इतनी सारी सॉइल्स है, अलग अलग टाइप की सॉइल है, इतने टाइप की सॉइल है, अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन करूं तो किस बेसिस के ऊपर करूं, किस तरीके से, कहां से। तो सबसे पहले क्या थॉट्स क्लियर हुए, क्या थॉट्स आए, तो आज हम उसी सीरीज में बात करेंगे। तो आप खुद भी सोचो, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन आपका हो गया है तो फाइनली है कि आप ही लोगों के बीच में से फाइनली कोई ना कोई तो साइंटिस्ट तक का सफर कवर करना है, और आशा है कि आप सभी लोग करेंगे। तो आप खुद अपने आप को एक साइंटिस्ट सोच के आप खुद सोचो कि ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल का, इतना वेरिएशन है कि हमारे इंडिया का जो 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, इसके अंदर में ही करीब 12 से 13 प्रकार की मोस्ट डोमिनेंट सॉइल देखने को मिल सकती है। ठीक है, कितनी? 12 से 13 टाइप की सॉइल देखने को हमको मिल सकती है। उसको भी हमें अगर क्लासिफाई करना है तो क्या हमारे माइंड में थॉट्स आएंगे, वही सेम चीजें उस टाइम आई होगी। ठीक है, तो सोचो। सोचने से पहले मैं, ठीक है, बोर्ड लेता हूं, तब तक आप लोग सोचेंगे। ठीक है, सोच के मुझे बताएंगे। सोचो भाई। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग अगर सोच लिए हो तो अब मैं आपको थोड़ा सा माइंड को रीड करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इतनी सारी सॉइल है। सबसे पहले तो मैं इस डायरेक्शन में आपको बोलूंगा कि आप सोचो कि क्लासिफिकेशन की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, आप खुद के माइंड को ये बोलो ना कि यार हाँ सॉइल है, हमने फर्टिलिटी भी देख लेंगे, इसका फॉर्मेशन भी देख लिया, किस तरीके से इसकी फर्टिलिटी डिसाइड होती है, किस तरीके से पेरेंट मटेरियल रोल प्ले करता है, लेकिन हम क्यों करें इसका क्लासिफिकेशन? यार क्या जरूरत पड़ गई इसकी? हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पहला तो आपके एग्जामिनर में यही पूछ लिया जाएगा कि आपने जो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है वो क्यों करना है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, व्हाई आप क्यों करो, व्हाई क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल है भाई कि सॉइल है बहुत सारी टाइप की है, अलग अलग टाइप की है, तो अलग अलग टाइप की सॉइल को अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि 10 कैंडिडेट हो आप मेरे सामने। ठीक है, 10 कैंडिडेट हो, 10 के 10 कैंडिडेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक बंदा है अच्छा लर्नर है, दूसरा अच्छा सिंगिंग करता है, तीसरा अच्छा डांसिंग करता है। ठीक है, इसी तरीके से 10 के 10 कैंडिडेट की अलग अलग क्वालिटीज है। ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनको अगर ग्रुपिंग वाइज डिवाइड कर दूं कि यार 10 बच्चे हैं, उसमें से 2 तो अच्छा सिंगिंग करते हैं, उसका मैं अलग कैटेगरी बना दूंगा,
दो अच्छी डांसिंग करते हैं तो उसकी अलग कैटेगरी बना दूंगा। तो ओवरऑल आप क्लियरिटी से समझ पाओगे ना यार कि मुझे अगर कोई अच्छा डांसर चाहिए, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा उस कैटेगरी को जाके बोल दूंगा। तो इसी तरीके से सॉइल को, हमारी वेरियस टाइप की सॉइल को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को इजीली समझने के लिए हमने क्या किया भाई, सॉइल का क्लासिफिकेशन कर दिया। क्यों किया? टू अंडरस्टैंड the various type of soil and its properties। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन सिंपल सी, अब सीधी सीधी हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे, क्लासिफिकेशन को समझेंगे तो किस तरीके से उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम हमारे बोर्ड का, अब हमारे बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लास्ट वाला छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा? अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। इसके फीचर्स को अभी यहीं के यहीं मैं आपको याद करा के चला जाऊंगा। कुछ नहीं है ऐसा, कोई हमने बुक्स नहीं पढ़ के आया हूं, मैं भी नहीं पढ़ के आया हूं, आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बोर्ड पे देखना है। ठीक है, बोर्ड पे देखने के बाद आप जैसे ही पीडीएफ को देखोगे आपको सब चीजें याद हो जाएगी। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा बोर्ड पे देखो बस एक बार के लिए। ठीक है, और माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखो, दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। क्लासिफिकेशन का एक आपको एक हवा से, अब तक आप ये सोचते आए होंगे यार बहुत सारी हिस्ट्री है, सन से कुछ समझ में नहीं आता, कौन क्या बोल गया कौन क्या बोल गया। हमें बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है, जो मेन चीज़ है वो हम याद कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है वो हम याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो पहला सिस्टम हमने देख लिया, अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। दूसरे की बात करूंगा तो दूसरा हो जाएगा मेरा मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तीसरे की मैं बात करूंगा, तीसरे की USDA। हाँ, वही यूएस जिसके आज अभी आप लेटेस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो, वही डोनाल्ड ट्रंप वाला यूएसए है। ठीक है, USDA सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत बार नाम सुनोगे, अभी टेक्सचर के अंदर भी इसका नाम सुनोगे तो आप देखते जाएंगे। ठीक है, वही ट्रंप वाला यूएस है भाई वो। ठीक है, अब सबसे पहली मैं बात करूंगा अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। इस अर्ली सिस्टम, अर्ली के नाम से ही समझ में आ रहा है कि सबसे स्टार्ट वाले, सबसे पहले की बात कर रहा है ये। उस टाइम के ऊपर क्या किया होगा सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए, इस सिस्टम की क्या खास बात, क्या फीचर्स इसके रहे होंगे, क्या साइलेंट फीचर्स इसके रहे होंगे। तो सिंपल सी बात देखो ना यार, किसी भी चीज को अगर आपको दे दे उठा के, ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप उठा के दे रहे हो, सबसे पहले इस दुनिया में आप ही हो। ठीक है, आप ही हो। आप किसी दूसरे इंसान से भी मिल रहे हो तो मिलने से पहले सबसे पहले यही तो देखेगा ना कि मिलने से पहले इसको अगले को कितना रिस्पॉन्स करना है, कितनी उससे बॉन्डिंग बनानी है, वो देखेगा कि हाँ मेरा यूजेबल है कि नहीं। ठीक है, फ्यूचर में अगर कोई इंसान काम आने वाला है तो वो आपसे अच्छे से बात करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मतलब सबसे पहले किसी भी चीज से अगर आप इंटरेक्ट करोगे, किसी भी चीज से अगर आप डील करोगे, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? अपना यूटिलाइजेशन। अगले बंदे का क्या देखोगे? यूटिलाइजेशन। तो ठीक है भाई, सोइल को भी जब क्लासिफिकेशन करने की बात आई थी तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले क्या, किसके बेस के ऊपर बात की, किसके ऊपर बेस्ड बात की? बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। तो भाई मेरा जो अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन था, ये बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन था। ठीक है, मेन लाइन ये याद रखनी है, सीधी सीधी नोट्स में मिलेगी। बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन था, तो मैं इसके अंदर ज्यादा बात नहीं करते हुए छोटी छोटी बात करूंगा, वो हम PDF से ऊपर भी देख लेंगे। सबसे पहली बात थी कि ये जो फर्स्ट था वो बेस्ड ऑन टैक्सेशन था।
जिसको हमने इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर 5 टाइप के क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिले, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप के देखने को मिले। फर्स्ट था हमारा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, दूसरा था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ये था फोर्थ था फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, और 5वां था हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन था। इसके अंदर 5 टाइप की हमको कैटेगरी बताई गई। पहली थी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, दूसरी थी फिजिकल, तीसरी केमिकल, फिजियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल। ठीक है, यही थी, ये हमको 5 टाइप की कैटेगरी इसके अंदर बताई गई। इसके बाद में हमने देखा कि यार सर ये 5 कैटेगरी लिख तो दी, लेकिन थोड़ा इसका फीचर्स तो बताओ ताकि याद रह पाए। तो याद कैसे रहेगी चीजें, वही मैं बताने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, तो आए तो ध्यान देंगे, बात करते हैं हम इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, उस टाइम के ऊपर सॉइल था, 2 ही कैटेगरी में इन्होंने सोचा कि जो सॉइल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इट मींस हाईली प्रोडक्टिव होगी। हाईली प्रोडक्टिव सॉइल का हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था उस टाइम, जो भी हमारा किंग वगैरह रहता था उसको, और जो सॉइल कम फर्टाइल थी उसको हमें कम टैक्स पे करना पड़ता था। तो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की अगर मैं अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन में बात करूंगा, तो ये मेरा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन टैक्सेशन। ठीक है, वही टैक्स जो आज भी हम पे करते हैं और उस टाइम भी जो थे फार्मर्स पे करते थे। ठीक है, उसी बेस के उसी टैक्स के ऊपर बेस्ड था ये अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो ये बेस्ड ऑन टेक्सचर था, वही सैंड सिल्ट क्ले वाला आपका। केमिकल की मैं बात करूंगा तो कौन सा, जैसे कैलकेरियस सॉइल होगी तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डोमिनेंसी होगी, तो उस टाइप का क्लासिफिकेशन ये था। फिजियोग्राफिक की मैं बात करूंगा, फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि हाँ, फिजियोग्राफिक का मतलब कि हमने बात की थी पेरेंट मटेरियल की। ठीक है, जब हम पेरेंट मटेरियल की बात कर रहे थे, देखो चीजों को लिंक करो। ठीक है, सॉइल साइंस के अंदर मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर ही बोल दिया था, जो जितना अच्छा थिंकर होगा वो इतना अच्छा सॉइल साइंस को कवर कर ले जाएगा। ठीक है, तो सोचेंगे बैठ के, बात ये कर रहे हैं फिजियोग्राफिक की। ठीक है, फिजियोग्राफिक से हमें सिंपल सा क्या समझ आ रहा है कि एक जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है उसकी क्या कंडीशन, एक्चुअल में कहाँ सिचुएटेड है लैंड। ठीक है, जो लैंड है कहाँ सिचुएटेड है, लैंड का क्या यूज हुआ सर? लैंड का सर ये यूज हुआ कि जहाँ सॉइल फॉर्मेशन की जो साइट होती है, जो वेदरिंग फ्रंट हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पे भी लैंड ही होती है। तो यहां से कंडीशन ये होगी कि जिस साइट के ऊपर जिस एक्चुअल साइट के ऊपर सॉइल हमारी फॉर्मेशन कर रही है, सॉइल हमारी बन रही है, वो एक्चुअल साइट क्या है? वो क्या माउंटेन्स है, वो क्या प्लेन्स है, वो क्या वैलीज है? तो उसके बेसिस के ऊपर जो माउंटेन्स के अंदर सॉइल थी उसको अलग कैटेगरी में रखा, जो प्लेन्स के अंदर सॉइल थी उसको अलग कैटेगरी में रखा। तो यही था हमारा फिजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और बात कर लेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो एक्चुअल के अंदर जो जियोलॉजी की बात हुई कि पेरेंट मटेरियल जो ट्रांसफर होके गया है वो किसके थ्रू गया है? वो वाटर के थ्रू गया है क्या? वो हमारा ग्रेविटी के थ्रू गया है? तो कोलुवियम और एलुवियम नाम की टर्म हमने जो देखी थी वही उसी के बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन था। बस इतना ही याद रखना है अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा ना तो आपकी बुक्स के अंदर है और ना ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज क्या मुश्किल थी क्या मुश्किल थी क्या? ये चीज नहीं थी ना, थोड़ी सी हमको चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा तो हमारा टॉपिक इजी हो जाएगा। ठीक है, वक्त हम देंगे, टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमने पेडोलॉजी के अंदर बाय प्रूफ हमने देखा है। तो टाइम जहां हम लोग दे देंगे जिस चीज़ को, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ठीक है भाई, इसी सीरीज में हम दूसरे की बात करते हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन की। हाँ
ठीक है। मॉडर्निटी की बात आ गई तो सर मॉडर्न शब्द तो हमने थोड़े अभी फर्स्ट क्लास के अंदर भी देखा था, क्या कि मॉडर्न फादर ऑफ पेडोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन थे? डॉक्यूचेव सर। ओके दोबारा डॉक्यूचेव सर को ही मैं लिख देता हूं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मेरी हो सकती है क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिखता हूं, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्यूचेव सर ने अराउंड 90-100 के अंदर, ठीक है, अराउंड 90-100 के अंदर, सन में कंफर्म एक बार कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, अराउंड 90 के अंदर एक्यूरेट एग्जैक्ट है, 90-100 के अंदर डॉक्यूचेव सर ने 90-100 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या? जोनैलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, इसी सॉइल के क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर डॉक्यूचेव सर ने 1900 के अंदर क्या दिया? जोनैलिटी कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है सर। जोनैलिटी कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या है? व्हाट इज जोनैलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चीज को याद रखना है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाएगा, यहाँ के एग्जाम दे लेना कॉलेज के, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में मिलेगा, आगे जाके प्री पीजी जेआरएफ जो भी करोगे, हम 100% कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो क्वेश्चन बनता है भाई क्लासिफिकेशन से, ठीक है। कि क्या जोनैलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्यूचेव ने दिया था। अब समझ लेते अपन व्हाट इज जोनैलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो आ जाओ। कुछ भी नहीं था जोनैलिटी कॉन्सेप्ट ने, 3 हमें टर्म देखनी होगी। क्या देखनी होगी भाई? 3 हमें टर्म देखनी होगी। पहली क्या कि सर पहली बात कर लेंगे हम नॉर्मल। अरे वाह, नाम में ही नॉर्मल है तो चीजें वैसे भी नॉर्मली है, एक्चुअल में भी नॉर्मली है चीजें, कुछ नहीं करना है, बहुत इतना टफ नहीं है, क्लासिफिकेशन को नहीं बनाएंगे, बहुत इजी बनाएंगे, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालेंगे। 3 टर्म इन्होंने दी थी, पहली दी थी नॉर्मल, ठीक है, दूसरी दी थी इन्होंने ट्रांजिशनल और लास्ट वन एब नॉर्मल, ठीक है। 3 चीजें दी, फर्स्ट वन नॉर्मल, सेकंड वन इज ट्रांजिशनल एंड थर्ड वन इज एबनॉर्मल। अरे वाह सर, आप बात कर रहे हो जोनैलिटी कॉन्सेप्ट की और लिख रहे हो नॉर्मल ट्रांजिशनल, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, हम कैसे याद रख पाएंगे? नहीं, इसको भी रिलेट करेंगे। बाद में सर को भी ये लगा होगा, आई थिंक उन्होंने भी यही सोचा होगा जो आप सोच रहे हो, क्योंकि इंसान ही होना यार, आप भी जाके वही पहुंचने वाले हो जहाँ सर थे, ठीक है। तो बात करते हैं नॉर्मल। सर ने भी बाद में देखा यार मैंने नाम दे दिया जोनैलिटी कॉन्सेप्ट, बात कर दी नॉर्मल एबनॉर्मल की, तो ठीक है, चीजों को रिलेट करने के लिए इस नॉर्मल सॉइल को ही सर ने बाद में क्या लिखा? जोनल सॉइल। ट्रांजिशनल सॉइल को ही सर ने क्या लिखा? एजोनल सॉइल, एजोनल सॉइल। और इसी एबनॉर्मल सॉइल को सर ने क्या लिख दिया लास्ट के अंदर? इंटरा जोनल सॉइल, ठीक है। देखो भाई, अब तक कोई विशेष बात नहीं की है, ठीक है, बहुत सिंपल बात मैं कर रहा हूँ, मुश्किल बात मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है, मुश्किल बात अपन करते भी नहीं है। तो सिंपल सी बात, 3 चीज थी, समझ रहे हैं हम क्या? जोनैलिटी कॉन्सेप्ट बात करेंगे 3 टर्म की, फर्स्ट वन नॉर्मल जिसको जोनल बोला, दूसरी ट्रांजिशनल जिसको एजोनल बोला, तीसरी एबनॉर्मल जिसको इंट्राजोनल बोला, ठीक है सर। नाम तो याद हो गए, इसके काम भी बता दो अब, ठीक है। नाम याद कर लिया तो काम याद करवाना तो मेरा काम है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। बात करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल से क्या फीलिंग आ रही है यार? जोनल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। नॉर्मल से क्या फीलिंग आ रही है? बात कर लेंगे, अरे यार आप हो, ठीक है, हेल्दी हो, अच्छे खासे हो, ठीक है, सब कुछ है आपके पास में। मैं चलो बेसिक एग्जांपल की बात करता हूं, आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, फाइनली एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, फाइनली एडमिशन आप ले चुके हो, ठीक है। यार मेरा एक कॉल है, ओ ठीक है, बाद में देखूंगा। फाइनली एडमिशन ले चुके हो, अब आपको क्या करना है? बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के अंदर जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कोर्स चल रहा है उसको पास करना पड़ेगा, तभी तो डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। पास करने के लिए आपके पास हमने कंटेंट भी दे दिया, ठीक है, कंटेंट भी दे दिया, ठीक है, क्लासें भी आप लोगों की लगा दी और वो बिल्कुल फ्री लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में और आपने क्या किया? आपने टाइम भी दे दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि आपके लिए कंटेंट कलेक्ट किया, ठीक है, आपके लिए क्लास लगाई, मतलब हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। क्या किया? हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है। और आपने क्या किया कि उसके साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट करके हमने जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया उस एनवायरनमेंट का बेनिफिट लेते हुए आप लोगों ने भी अपना क्या दे दिया? टाइम दे दिया। टाइम दे दिया तो भाई अच्छे मार्क्स भी आ गए, पास भी हो गए और बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री भी हो गई और लास्ट के अंदर सॉइल साइंस के अंदर आपने प्री पीजी में अच्छे क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, ठीक है। अब बात कर लो, आ जाओ, यही बात है इस नॉर्मल सॉइल के अंदर, ठीक है। जो सॉइल नॉर्मल है, बिल्कुल अपने क्लाइमेट के साथ बिल्कुल इक्विलिब्रियम क्रिएट करके चल रहा है, जैसे ये मेरा
सरफेस है मेरा, सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे मेरा पेरेंट मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ आके, ये मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये पेरेंट मटेरियल अगर एनवायरनमेंट के साथ बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहा है तो ये एनवायरनमेंट इसको क्या करेगा, इसको इसी पेरेंट मटेरियल को जल्दी से क्या कर देगा, सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। तो जोनल और नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल से अपने आप को कंपेयर कर लेना, हाँ बिल्कुल हम नॉर्मल है हेल्दी है तो हम कर जाएंगे। तो जो सॉइल ने ये सिंपल ये है कि इसके अंदर एक ही हमें दो फीचर्स याद रखने होंगे। पहला याद रखेंगे फुली डेवलप्ड सॉइल, ठीक है। फुली डेवलप्ड सॉइल जो थी उस सॉइल को डॉकिचो सर ने नॉर्मल या जोनल सॉइल के अंदर रखा, और फुली डेवलप्ड कब हो पाई, जब उसने एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखा, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करके रखा, ठीक है भाई। ये दो लाइन यहाँ याद रखनी है। बात कर लेते हैं एजोनल सॉइल की, ठीक है, एजोनल सॉइल की। अब यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को मैं इलोंगेट करते हुए, क्या करते हुए, इलोंगेट करते हुए आपको सेकेंड टर्म भी समझाने वाला हूँ ताकि आपको एक स्टोरी के फॉर्म में याद रह जाए, ठीक है भाई। अगली बात करता हूँ, हमने सारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, आपके लिए क्लास लगा दी, कंटेंट दे दिया, लेकिन आपने क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। टाइम किस में खर्च कर दिया, अरे यार सर फर्स्ट ईयर में आए थे, ठीक है, आते आते ही कॉलेज के अंदर ऐसा हमारे को तो एनवायरनमेंट मिला ना कि हम तो मस्त हो गए, पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाए। तो टाइम क्या हो गया आपके लिए, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सेम चीज इस सॉइल के साथ में हुआ, ठीक है, सेम चीज इस सॉइल के साथ में हुआ। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, कंडीशन सब कुछ वैसी की वैसी थी, लेकिन जहां यहां पे क्या हो गया, टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर आ गया। टाइम लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो सॉइल क्या हुई, डेवलप ही नहीं हो पाई। इस टाइप की जो सॉइल थी ना बाबू, इस टाइप की जो सॉइल थी ना दोस्त, उसको डॉकिचोव सर ने इस कैटेगरी के अंदर रख दिया, ठीक है। तीन टाइप की कैटेगरी को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एबनॉर्मल की बात कर लेते हैं। ये सिंपल सी बात है कि अब आपने बात किया कि सर मैं जब जेट की तैयारी करता था ना, जब जेट की तैयारी करता था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तब तो मैं शानदार पढ़ाई करता था, दिन के 10 घंटे पढ़ता था, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर आया ना, तो मुझे कॉलेज का एनवायरनमेंट, वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट, वहाँ की लोकल कंडीशन, ध्यान रखो मैं चीज़ों को वहाँ से ही कंपेयर करके आप ही के एग्जाम्पल से चीज़ को निकाल रहा हूँ, और यही चीज़ आपको बुकों में लिखी हुई मिलेगी। एंड मतलब अगर आप बुक रीड करोगे तो आप खुद सोचोगे कि वाकई में यार सर ने क्या स्टोरी बनाई थी, ठीक है। बात करते हैं लोकल कंडीशन की। तो आप जैसे आप बोल रहे हो कि सर जेट में तो हम बहुत अच्छा पढ़ते थे, 10-10 घंटे पर डे के निकाल लेते थे। जैसे ही कॉलेज के अंदर आए ना, तो कॉलेज का जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट था, लोकल कंडीशन थी, उससे हम इस तरीके से अफेक्ट हुए सर कि हम तो 1 घंटा भी पर डे का नहीं पढ़ पाए, ठीक है। वही काम इस सॉइल के साथ में हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी बदल लिया सॉइल ने, ठीक है भाई। क्या कर लिया, मॉर्फोलॉजी बदल लिया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि लोकल कंडीशन से जो मेरा पेरेंट मटेरियल था, जिसको बनना तो कौन सी सॉइल था, लेकिन यहाँ की लोकल कंडीशन से मॉडिफाई होके, क्या होके, मॉडिफाई बाय लोकल कंडीशन, ये कोई और ही टाइप की सॉइल बना के ले गया, ठीक है। जैसे मैं अगर कैलकेरियस सॉइल की बात करूंगा, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल की बात करूंगा, उस टाइप की सॉइल को इन्होंने इसके अंदर कंसीडर किया, ठीक है भाई। 3 टर्म समझ में आ गई तो जोनलिटी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कहानी खुद से रिलेट करके याद रखेंगे, ठीक है। बात कर लेंगे जोनलिटी कॉन्सेप्ट, डॉकिचोव सर ने दिया था 1900 के अंदर, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं अगली सीरीज के अंदर बात करूंगा। यहीं से हमें 2 टर्म और याद रखनी है। 2 टर्म याद नहीं रखनी है हमें, तो एक ही याद रखनी है, ठीक है। याद क्या रखना है, इसके बाद सर हमने तो इसी क्लासिफिकेशन के अंदर एक मार्बट सर का नाम और सुना था। क्या सुना था, मार्बट सर का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीज को याद रखो, अपने आप सर भी याद आ जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं मार्बट का मोर्फोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था, मार्बट सर का सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था कि सॉइल की मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। उनको मॉर्फोलॉजी को देखिए। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि किसी भी चीज को, जैसे आप किसी भी इंसान को देखते हो, उसके बाहरी स्ट्रक्चर को देख के आपको लगेगा यार ये तो हेल्दी है, किसी को बोलोगे आप फैटी है, किसी को बोलोगे आप माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये चीजें बाहरी कंडीशन को देख के जो क्लासिफिकेशन दिया था, वो दिया था मार्बट सर ने, ठीक है। तो इन्होंने 2 टर्म दी थी। एक बात करूंगा मैं पेडल फर की, दूसरी बात करूंगा मैं पेडोकेल्स की। ये 2 टर्म आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अब सुन लो और सुनते ही जाओगे अब, ठीक है। जब सॉइल साइंस के क्लासिफिकेशन का जिक्र करोगे ना भाई, सॉइल साइंस की जब भी एग्जाम में बैठोगे, ये टर्म आपको
कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेगी। तो ये परेशान ना करे, तो इसीलिए हम इसको ध्यान से देख लेंगे। देखना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, देखना है और सुनना है, ठीक है। आंखें और कान खुले रखोगे ना, सारा काम हो जाएगा। दिमाग पे जोर तो कभी डालना ही नहीं है जिंदगी में, कुछ भी हो जाए दिमाग पे जोर कभी नहीं डालना है, ठीक है। बात कर लेते हैं पैडल फर्की। क्या? पैडल फर्की, ठीक है। इसके अंदर ये पैड और ये पैड, ठीक है, ये दो तो सर सिमिलर से दिख रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। यहां डिफरेंस है, कहां डिफरेंस है? लास्ट के अंदर, ठीक है। लास्ट के अंदर डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहां के अंदर तो सर हमें एक तो एल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है हमको? आयरन दिख रहा है। और आपने सर अभी लास्ट क्लासेस में आपने बोला भी था कि जब जब हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे, जहां हमको एल दिखेगा, जहां हमको एल्यूमिनियम दिखेगा, वहां हमें आयरन जरूर दिखेगा। तो वही कंडीशन दोबारा रिपीट हो रही है भाई। अगली टर्म की मैं बात करूंगा, यहां तक तो हमारा सिमिलर था, यहां निकल के क्या आ गया? कैल्शियम आ गया, ठीक है। बस यही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? यही याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या याद रखूंगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। एक मिनट यार, घर से कॉल है, इसको नहीं कर सकते अपन इग्नोर, बस 2 मिनट। ठीक है, आ जाओ भाई, घर से कॉल था तो अटेंड करना पड़ा, ठीक है। बात कर लेंगे हम पेडल फर्स और पेडोकेल्स की, ठीक है। दो चीजें सिमिलर थी, यहां से हमने एल्यूमिनियम आयरन को अलग कर दिया, यहां से हमने कैल्शियम को अलग कर दिया, ठीक है। दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेंगे कि सर हमें तो डेफिनेशन समझाओ, अब रुका नहीं जा रहा है, ठीक है, रुका नहीं जा रहा है, तो मैं भी आपकी उसको समझता हूं बेचैनी को, ठीक है। तो सिंपल है, पेडल फर्स की हमें डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन जहां भी सॉइल में देखने को मिली, इन मार्बट सर ने उसको पेडल फर्क कैटेगरी के अंदर रख दिया, और जहां एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम देखने को मिला उसको पेडोकेल्स के अंदर रख दिया, ठीक है। यही था और कुछ नहीं था, बस इतना याद रखना है। इसका अगर मोस्ट टू मोस्ट अगर याद रखना है तो ये उसी से याद रखना है, लेटराइजेशन प्रोसेस से वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ देखने को मिला था, और यहाँ एरिड क्लाइमेट देखने को मिला था, ठीक है। यही था हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। 2 टर्म की मैं बात कर चुका हूँ, लास्ट में बात करूंगा यूएसडीए सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नया बोर्ड लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि हमारी क्लास ज्यादा लंबी ना हो। तीसरी बात कर लूंगा मैं यूएसडीए, इसको चलो अपन उसी से कवर कर लेंगे, इसमें ऐसी कोई स्टोरी थी नहीं, हम इसको पीपीटी से कवर कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, यही बात आ जाएगी, देखेंगे। अगर हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सेम चीज़ें अब आप पढ़ते जाओ, जहां भी नई चीज़ लगे तो वहां मुझे आप बताओ कि अरे यार सर ये आपने पढ़ाया नहीं और पीपीटी में लेके आ गए और ये हमें बुक्स में मिल गया, ठीक है। देखो, सर्च करो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। अर्ली सिस्टम के अंदर 5 टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम के अंदर हमने यही 3 कॉन्सेप्ट देखे, जॉनलिटी है ना, इंट्राजोनल, 3 टाइप की ये टर्म थी। मार्बट के अंदर पेडोफिल पेडलकर्स की हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं अपन यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है। यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले मैं आपको कुछ सन्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कुछ ईयर बताऊंगा, जो आपको क्या याद रखनी है, याद भी रखनी है। और जैसे ही अगर यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम उस स्लाइड को उतार के आना है। कैसे उतारना है? बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी सर। जो हमारा यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सॉइल क्लासिफिकेशन आया, हाँ वही यूएसडीए, वही यूनाइटेड स्टेट, वही ट्रम्प वाला यूनाइटेड स्टेट जिसको आप बहुत सुन रहे हो अभी, ठीक है। हिला रखा है भाई दुनिया को, वो क्या हिला रखा है, ठीक है। लेकिन स्टेबल इंसानों का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी इस सीरीज के इस बार का जो पेपर आएगा निकल के सॉइल साइंस का, उसको हिला देना है, ठीक है। क्या कर देना है? हिला देना है, ठीक है। तो जब यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन की बात अगर अपन करते हैं,
सबसे पहले मैं बात करता हूं 1953 की। कहां से शुरू कर रहा हूं मैं आपको? 1953 से। कहां से कर रहा हूं भाई? 1953 से। सबसे पहले, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम सबसे पहले कब आया था यूएसडीए का? 1953 के अंदर आया था। फर्स्ट बार क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अब ये 1953 के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। कई बुक्स के अंदर आपको 1951 भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ी कहानी को इजी बनाना है, हमें चीज़ों को याद रखना है, तो उसके लिए हम 1950 और मोस्ट अप्रोप्रिएट ना IEEE वगैरह के अंदर 53 दिया हुआ है, ट्रीटाइज के अंदर 51 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बात कर लेते हैं हम। 53 के अंदर जब ये आया, हमारे लिए इजी याद रखने में आसानी भी इसी से रहती है, तो इसी को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर हर साल एक एक अप्रोक्सीमेशन ऐड होता गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऐड होता गया। जब ये 7th अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन में आया, काउंट करो, ईयर काउंट करो, हर साल एक एक अप्रोक्सीमेशन ऐड हो रहा है, तो 53 के अंदर अगर 7 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1960 के अंदर। ये 7th अप्रोक्सीमेशन कब आया मेरे भाई? कब आया? 1960 के अंदर। कब आया दोस्त? 1960 के अंदर, ठीक है। 1960 के अंदर ये अप्रोक्सीमेशन आया। क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अंदर सीधा सीधा 7th अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, यूएसडीए सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, मैंने जब जॉबनेर में था मैं, ठीक है, मेरे भी आया था ये क्वेश्चन, सीधा सीधा 7th अप्रोक्सीमेशन से आया था, ठीक है, आपके भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे कब आया था 1960 के अंदर, कौन सा 7th अप्रोक्सीमेशन। अरे सर इसके बाद क्या हुआ? जल्दी बताओ, बेताब हो रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। 1960 के बाद क्या हुआ? फिर फाइनली ये जाके 1975 के अंदर क्या हुआ? पब्लिश हुआ। क्या हुआ? फाइनली पब्लिश। ये भी ईयर पूछा जाता है, ठीक है। 1953 के अंदर फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ। 7वें अप्रोक्सीमेशन 1960 में हुआ और पब्लिश जाके कब हुआ? 1975 के अंदर। तो सर क्या 15 साल क्या हुआ? 15 साल किसका इंतजार कर रहे थे हम लोग? 15 साल कुछ और चीजें ऐड हुई है क्या? बिल्कुल ऐड हुई है, ठीक है। हम याद रखेंगे 1965 से लेके 68 का, इसी ईयर के अंदर कुछ ना कुछ छोटी चीजें और ऐड हुई थी, कुछ वेरिएंट, मुझे एक्यूरेट वर्ड याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं देखूंगा, ठीक है। ओके, 68 वॉज फाइनली, हाँ, 4 सप्लीमेंट्स और इसमें ऐड हुए थे, 4 सीरीज या सप्लीमेंट्स, 4 सीरीज और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन 1965 से 68 के बीच में देखने को मिला। जैसे ही चारों सीरीज ऐड हुई, जैसे ही सप्लीमेंट ऐड हुई, इंडिया को बहुत ज्यादा ये अफेक्ट कर गया और इंडिया ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने एक्सेप्ट कब किया था? 1969 के अंदर। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट वाली चीजें याद रखने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो जस्ट 1 साल बाद में 1969 के अंदर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी ईयर पूछा जाता है। ईयर सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। 4-5 ईयर है, बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब अपन चलेंगे अपना पीपीटी के ऊपर। कहाँ चलेंगे? अपनी पीपीटी के ऊपर। उसको भी देख लेते हैं कि कहीं कुछ नया तो नहीं लिख दिया सर आपने, कहीं आप बोर्ड के ऊपर इजी चीजें समझा के चले जाओ और कंटेंट में कुछ ऐसा डाल जाओ कि हमें तो बाद में याद ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होगा, तो अभी यही देख लेंगे। क्या कर लेंगे? अभी यही देख लेंगे। यही बात थी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉइल क्लासिफिकेशन। ये रहा हमारा यूएसडीए का सॉइल क्लासिफिकेशन। यही 51 के अंदर, ये देखो मैं ट्रीटाइज से ये पॉइंट था यहाँ, इसको 1953 याद रखेंगे, इजी रहेगा याद रखने रहने में। जस्ट 7 साल बाद में 7th अप्रोक्सीमेशन आया था 1960 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 65 to 68 के अंदर इसमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड हुए थे। 1969 के अंदर इंडिया ने एक्सेप्ट किया और 75 के अंदर क्या हुआ था? फाइनली पब्लिश हुआ था। 1975 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। ओहो, अब देख लो भाई, ये हमारा यूएसडीए था ना, उसके कुछ हमें साइलेंट फीचर्स भी याद रखने होंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके 4 पॉइंट्स आप याद रखोगे। सिंपल है कि इसके ऊपर बेस्ड था, सॉइल की इंट्रूसिव प्रॉपर्टी या मिजरेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। सच प्रॉपर्टीज इज आफ्टर सॉइल जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस के बाद के अंदर जो क्रिएट होती है ना प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। नॉमेनक्लेचर वाज मेड यूजिंग कॉइन्ड वर्ड डिराइव्ड मेनली फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। बट कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? ग्रीक और लैटिन का। ये सारी चीजें हम इसका साइलेंट फीचर देख लोगे तो इसी यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन ने इसी तरीके से 6 कैटेगरी बनाई थी। क्या बनाई थी मेरे भाई? 6 कैटेगरी। क्या बनाई रे बाबू? 6 कैटेगरी बना दी, ठीक है। उस कैटेगरी की हम बात करेंगे,
सिंपल सी है, 6 कैटेगरी का नाम आप याद रखोगे और एक सीक्वेंस से याद रखोगे, ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस से। तो मैंने तो इसको OSGSFS से याद रखा हुआ है। जयपुर के अंदर एक SFS चौराहा पड़ता है, मैं उसी से याद रखा हुआ हूँ। आप भी इसी तरीके से रिलेट करो अपने किसी शहर से या कैसे भी। OSGSFS से मैंने याद रखा हुआ है ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। बात कर लेंगे 6 की। 6 में से जो ऊपर के 2 हैं, अपर 3 है, उसको हम हायर कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, लोअर 3 को हम लोअर कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, जैसे ही सर हम अप टू डाउन, क्या अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ऑर्डर से सीरीज की ओर मूव करते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी सॉइल के लिए नॉलेज, उसके लिए एक्सपीरियंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इस डायग्राम से हमें इतना ही देखना है। उसके बाद कुछ चीजें हैं, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, इसके अंदर इतना कुछ भी डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सारे के सारे सॉइल ऑर्डर्स, ठीक है, इसी टैक्सोनॉमी के अंदर, बात उसी टैक्सोनॉमी की करेंगे। इसी टैक्सोनॉमी के अंदर सॉइल के 10 ऑर्डर थे। कब? हाँ, एक चीज और याद रखना, SRF में, SRF 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब मैं MSc फर्स्ट ईयर में था तो तब मैं देने गया था, तब मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पूछा था। इतना इजी भी क्वेश्चन आते हैं सर SRF जैसे एग्जाम में आते हैं, लेकिन एग्जाम में जब तक क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में जब तक क्वेश्चन नहीं आता है ना, तब तक वो टफ रहता है। जैसे ही क्वेश्चन आने के बाद तो उसको सब पढ़ लेते हैं तो वो इजी लगने लग जाता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा था कि न्यूली एडेड सॉइल ऑर्डर कौन से हैं, ठीक है। जब मेरे भाई, जब 1975 के अंदर हमारा USDA क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था, क्या हुआ था, USDA सॉइल क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था कब? 1975 के अंदर। तब हमारे पास में टोटल सॉइल ऑर्डर कितने थे? 10। अरे सर ये बाकी 2 कब ऐड हो गए फिर? हाँ, ये 2 भी ऐड हुए, ये ऐड हुए 1999 के अंदर। कब हुए? 1999 के अंदर। नाम क्या था सर इनका, ये भी बता दो जल्दी से अब, ठीक है। तो पहला था एंडीसोल, दूसरा था गैलीसोल। अरे सर ये गैलीसोल तो वही है क्या जो आप कल परसों वो गलने से एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज में। किसी भी चीज को पानी के अंदर अगर कंप्लीटली डिप कर दोगे और उस चीज के सारे पोर्स अगर पानी से फिल हो गए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गल गया, वही है तो, ठीक है। उसी से गैलीसोल, और वहीं से बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा अगर पानी का उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगर उसको क्या बोलेंगे यार, वाटर लॉक्ड कंडीशन अगर क्रिएट हो जाएगी तो उसको हम गैलीसोल बोलेंगे। ये 2, हाँ जी, ये 2 ही चीजें 1999 के अंदर फिर से ऐड हुई। तो अब भी प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट अपने पास कितने सॉइल ऑर्डर है भाई? कितने सॉइल ऑर्डर है? 10 और 2, 10 + 2, 10 + 2। अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10 + 2, ठीक है, 10 + 2, उसी से याद रखोगे सॉइल ऑर्डर को। 2 कब ऐड हुआ था? 1999 के अंदर, ठीक है। उसके बाद के अंदर इस 12 के 12 सॉइल ऑर्डर को याद रखने के लिए एवागामी हाउस ट्रिक है। इससे एक एक वर्ड आप मैच करोगे तो सारे के सारे नाम याद कर ले जाओगे, ठीक है। क्या कर ले जाओगे? नाम याद कर ले जाओगे। उसके बाद ये एंटीसोल, ये 12 के 12 सॉइल ऑर्डर आपको कंटेंट में दिया हुआ है, एक एक लाइन याद रखनी है, इजी है, याद रह जाएगी। पेडोजेनिक अगर नहीं रहता है, कोई चीज नहीं रिमाइंड कर पाते हो, तो पेडोजेनिक प्रोसेस जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था एक एक को, उनको देखोगे। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं रहती है तो कमेंट लिखोगे, मैं वीडियोस के कमेंट देखूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ मुझे लगेगा तो मैं क्लास लगा दूंगा। इसी तरीके से मैं दोबारा समझाने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद के अंदर हमारी सॉइल्स ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी टाइप की सॉइल थी उसको याद रखना है, उसका एरिया याद रखना है, पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है और इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इस तरीके से हमारा ये पूरा पेडोलॉजी का पोर्शन खत्म होता है, जो आपके फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की बैकबोन थी। फाइनली हमने उस कंटेंट के अंदर 3 क्लास लगाई है, एक सिंगल उसके लिए। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना आपको इन डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको एक एक क्लास के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? एक एक क्लास के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक है सर। आपकी पेडोलॉजी खत्म होती है, और मैं तो ये कहूंगा, जिस बंदे ने अगर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कोर्स के अंदर अगर पेडोलॉजी को अच्छे से कवर करके निकल गया ना, बस मतलब मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। कवर आपको सारी चीजें करनी चाहिए लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है। इतनी चीज आपने समझ लिया तो सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन क्या, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। अरे यार सर पेडोलॉजी जब स्टार्ट की थी ना आपने, हाँ
फर्स्ट क्लास के अंदर क्या बोला आपने कि सॉइल 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 कर रहे हो। अरे यार पेडोलॉजी के अंदर हमने सर सॉइल को बनाना सीख लिया, बनाना सीख लिया। अब इसके अंदर किसकी बात करने वाले हैं अपन? थोड़ी सी कहानी सुनो, थोड़ा सा सोचोगे, दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, ठीक है? शांति से सोचो, बिल्कुल सरफेसली, ठीक है? बहुत अच्छे से सोचो, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि हमें सॉइल के अंदर एक छोटा सा डायग्राम मुझे आप बताओगे, ये मेरी ओवरऑल सॉइल है जो पेडोलॉजी के अंदर हमने बनाई है। बहुत सारे फैक्टर, 5 फैक्टर और कुछ प्रोसेस को पढ़ते हुए, तो इस सॉइल के अंदर मुझे क्या निकल के आया? सर एक्चुअल के अंदर हमें तो सॉइल का कंपोजिशन आप बता दो। क्या बता दूं? सॉइल का कंपोजिशन आप मुझे बता दो, ठीक है? सॉरी, ये लाइन थोड़ी सी या नहीं आएगी। हमें तो सॉइल के अंदर होता क्या क्या है वो आप बता दो, ठीक है? तो देखेंगे सॉइल के अंदर होता क्या क्या है। जो हमने पेडोलॉजी के अंदर हमारी सॉइल को बनाया है वो उसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है? तो ये मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, नॉर्मल दिमाग खुद सोचो कि यार मैं अगर एक मुट्ठी सॉइल की उठाता हूं तो उसके अंदर क्या क्या निकलता है, ठीक है? पहला मेरा निकलता है बाबू, क्या निकलता है? मिनरल मैटर। मिनरल मैटर जो कि हमारी रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग से हमें मिला है, ठीक है? किससे मिला है? रॉक्स और मिनरल की वेदरिंग से, ठीक है? ऊपर से, अरे सर आपने एक दिन ऑर्गेनिक मैटर की बात और की थी, और क्या बात की थी कि जो हमारा प्लांट और ह्यूमन का जो रेजिडुअल मटेरियल है वो भी तो आता है सॉइल के अंदर। जी बिल्कुल आता है, और वही हमारे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। उसके डिकम्पोजिशन के बाद में वो क्या बनता है? एक ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस की क्या खास बात है? बहुत जोर से बोली थी, बहुत बार बोली थी, आप भी बोलेंगे अभी, ठीक है? मैं आशा कर रहा हूं आप बोल रहे होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ह्यूमस की क्या थी कि इसके ऊपर सर अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो वर्क ही नहीं कर सकते, तो रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल, ठीक है? रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? उसके अंदर देखो आप, दुनिया में ऐसी बहुत कम लिमिटेड चीज होगी जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन ह्यूमस एक ऐसी चीज है, याद रखोगे एज ए सॉइल साइंस स्टूडेंट, ठीक है? तो हमारा दूसरा ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर? सर इसके अंदर हल्का सा जब हम सॉइल को देखते हैं तो हमें वाटर भी नजर आता है, ठीक है? वही उसी की बात करेंगे। ये हमारा वाटर है, और उसके बाद जहां कुछ नहीं होता है ना, वहां एयर जरूर होती है, ठीक है? जहां कुछ नहीं होता है वहां एयर जरूर होती है। तो ये हमारी प्यारी सी सॉइल जो पेडोलॉजी के अंदर हमने बनाई है, उसका कंपोजिशन हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कंपोजिशन निकाल लिया। क्या क्या है? मिनरल मैटर कितना है? अरे सर नाम तो लिख दिया आपने, बताओ तो सही कितना है? तो मिनरल मैटर 45% है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा 5% है, 5%। वाटर और एयर ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे। अगर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, एयर की डिक्रीज होती जाएगी। अगर वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो एयर की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? ये दोनों वाटर एंड एयर वाइस वर्सा इन सॉइल कंपोजिशन। ओके भाई, ओके सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब मतलब बताओ हमें, तो चीजों को याद तभी रहेंगी, ठीक है? तो ये है वाटर जैसे जैसे डालोगे तो एयर रिलीज होती चली जाएगी। ये हमारी सॉइल का कंपोजिशन है। अब सर बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं किस पे? फिजिक्स के ऊपर, ठीक है? हम फिजिक्स के अंदर सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तो हम देख लेंगे कि अलग अलग जो सॉइल का कंपोजिशन है, इसके अंदर जो मेरे एक तो पार्टिकल है, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि ये ऑर्गेनिक मैटर का पार्टिकल है या मिनरल मैटर का पार्टिकल है। ये पार्टिकल, ये वाटर और ये हमारी एयर, इन तीनों चीजों का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से सॉइल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है, प्रॉपर्टीज जो डेवलप हो रही है उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? सॉइल फिजिक्स के अंदर करते हैं। क्या? सॉइल फिजिक्स के अंदर करते हैं। अब बताओ बाबू, ठीक है? तो इससे जो हमारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है उसकी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती है? टेक्सचर। अरे वाह, ठीक है? क्या निकल के आ गई? सॉइल का टेक्सचर। क्या होता है सॉइल का टेक्सचर? सीधी सीधी बात हम कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इस वाटर और एयर को भूल जाएंगे। क्या कर लेंगे? इस वाटर और एयर को भूल जाएंगे, हमें सिर्फ इस पार्टिकल की बात करनी है, ठीक है? जो मेरी सॉइल के अंदर जो पार्टिकल है, क्या सर सारे के सारे पार्टिकल सिमिलर साइज के होते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं होते, ठीक है?
क्या सारे के सारे जितने भी सॉइल के अंदर पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं क्या सिमिलर साइज के होते हैं? क्या बिल्कुल नहीं होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। और उसी साइज की बात हम इन दो टेबल्स के अंदर करने वाले हैं कि इस साइज से इस साइज की रेंज तक के पार्टिकल को हम सॉइल के अंदर किसके अंदर कंसीडर करेंगे, और इस साइज से इस साइज तक की रेंज के पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे। तो 3 टाइप के पार्टिकल हमारे पास निकल के आते हैं। पहला है सैंड, दूसरा है सिल्ट, और तीसरा है क्या है भाई? क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 टाइप के पार्टिकल मेनली सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इसी से ही बाकी के पार्टिकल बने। तो इसकी रेंज को बहुत बार पूछा जाता है। क्ले का याद रखो, बाकी का भी याद रखना है, लेकिन क्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्ले का साइज आप याद रखेंगे, मस्ट है याद रखना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इन पार्टिकल्स की साइज को समझाने के लिए इस पार्टिकल की साइज को डिसाइड जिसने किया ना, 2 एजेंसी का हम मेनली याद रखेंगे। पहला ISSS का, दूसरा USDA का। हाँ जी, वही ट्रम्प वाला USDA, ठीक है। और ये अपना इंडिया का इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ISSS सॉइल साइंस पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपको इससे कनेक्शन रखना पड़ेगा। ISSS से 2 बुक्स चलती है, उनके बिना सॉइल साइंस का स्टूडेंट अधूरा है, ठीक है। तो ठीक है, ISSS से बहुत ज्यादा कनेक्शन आप लोगों को रखने की जरूरत पड़ेगी अगर चाहोगे तो अब हम क्या करेंगे, इनकी इस रेंज को याद रख लेंगे। क्या कर लेंगे? इनकी इस रेंज को याद रख लेंगे। सिंपल सी बात है, इसके अंदर 10 का फैक्टर काम करेगा, इसके अंदर 2 का फैक्टर काम करेगा। अब आप इसको अपने उससे याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा सैंड, सिल्ट और क्ले की बात करेंगे, ठीक है। सैंड, सिल्ट और क्ले की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद फाइनली हम किसके ऊपर आ जाते हैं? सॉइल के टेक्सचर के ऊपर, ठीक है। क्या आ जाते हैं? टेक्सचर के ऊपर। इसके लिए मैं टेक्सचर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाएगी, आपकी इनिशिएटिव स्टेज है, आप इसके अंदर बार बार कंफ्यूजन हो गए 2 प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप अभी अभी नए खिलाड़ी हो। क्या हो? नए खिलाड़ी हो, लेकिन आपको नया मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है। क्या नहीं रहने दूंगा? नया मैं रहने नहीं दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सर हमेशा आप तो यही करते हो और बोर्ड भर के चले जाते हो, ठीक है। अरे याद भी तो करवा के जाता हूँ यार, जब नोट्स पढ़ोगे ना तो याद होगा, ठीक है। बोर्ड को क्या करूंगा, वापस से मैं एक ही काम 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 2 टर्म आपको समझा के जाऊंगा आज, ठीक है। 2 टर्म समझा के जाऊंगा। उसके बाद में अगर एनर्जी बचेगी, अगर आप लोग चाहोगे, क्लास का टाइम रहेगा तो हम आगे और पढ़ेंगे। 2 टर्म की बात करूंगा। पहली मैं बात करूंगा टेक्सचर की। किसकी? सॉइल के टेक्सचर की। और इसी का सिमिलर तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पता नहीं क्यों, आपका दिमाग इसको पता नहीं क्यों सिमिलर बना के चलता है। बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। नाम, टेक्सचर, स्ट्रक्चर अगर सिमिलरिटी से निकल के आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो हम इसके अंदर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद नहीं होगे। सबसे पहले क्या, ये हमारी क्या है? प्यारी सी सॉइल है। क्या है भाई? प्यारी सी सॉइल है। इसके अंदर क्या है सर? बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पार्टिकल्स की बात करेंगे। इसके अंदर सर, हमारी सॉइल के अंदर डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डायामीटर्स के, इसके अंदर हमें क्या दिखेंगे? पार्टिकल देखने को मिलेंगे। क्या दिखेंगे मेरे भाई? पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज सर ठीक है, पार्टिकल दिख गए, हमें दिख रहे हैं, अब हमें तो सीधी सीधी डेफिनेशन याद करा दो। आप क्या याद करा दो? डेफिनेशन याद करा दो, ठीक है। आ जाओ, इसी के लिए आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, याद कराने के लिए। थोड़ा पानी पीऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे। देखो भाई, ये मेरी प्यारी सी सॉइल है, इसके अंदर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब देखो, इस पार्टिकल से ही डेफिनेशन निकलेगी, ठीक है। टेक्सचर की मैं बात करूंगा, तो मेरे पास ये जो पार्टिकल साइज है, जो रेंज हमने पढ़ी है अभी, उस रेंज के हिसाब से हमने 3 टाइप के पार्टिकल्स देखे हैं सर। एक तो हमने देखे हैं सैंड, दूसरा हमने देखा है सिल्ट, और लास्ट में हमने देखा है क्या? क्ले। क्या देखा है भाई? क्ले देखा है, ठीक है। अब सर हमें ये बताओ आप कि ये जो सैंड की जो रेंज है, उस रेंज के अंदर, इस मेरी प्यारी सी सॉइल के अंदर सैंड पार्टिकल कितने % है?
कितना प्रोपोर्शन है इस सॉइल के अंदर सैंड पार्टिकल्स का, ठीक है, क्या सैंड पार्टिकल्स का कितना प्रोपोर्शन है। सपोज दैट अगर मेरी प्यारी से इस सॉइल के अंदर 70% क्या है, सैंड है, क्या है, सैंड है, और सिल्ट की मैं बात कर लूंगा, सिल्ट साइज के जो पार्टिकल डायमीटर है वो है हमारे 20%, सपोज कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। क्ले की मैं बात कर लूंगा तो 10% है। अरे वाह सर, आपने तो इस सॉइल का क्या निकाल दिया, कंपोजिशन, सॉइल का प्रोपोर्शन निकाल दिया कि ये हमारे जो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये सैंड कितना है 70% है, सिल्ट कितना है 20 और क्ले कितना है 10%। अरे भाई इसी को तो टेक्सचर बोलते हैं, हाँ जी हाँ, इसी को ही टेक्सचर बोलते हैं। वो बुक वाला इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देता है, और वो क्या लिख देता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, क्या, रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन, क्या, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स, सॉइल सेपरेट्स, इन तीनों को कंबाइंडली मैं क्या बोल सकता हूं, सॉइल के सेपरेट्स बोल सकता हूं। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स लाइक सैंड, सिल्ट और क्ले, यही तो डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है यार, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद हमारा एक साइड का बोर्ड तो अभी खाली पड़ा है, उसको भी भर लेते हैं, आ जाओ। उसके बाद बात करूंगा मैं स्ट्रक्चर की। सर टेक्सचर तो समझ गए, रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, अरे यार ये जो भी पार्टिकल्स है, हमें नहीं पता सैंड है कि सिल्ट है कि क्ले है, हमें नहीं जानते। अगर ये पार्टिकल्स मिलके किस टाइप का अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, किस टाइप की शेप ये बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो इसी चीज को जो बुक वाला है वो सीधा लिख देता है, क्या, अरेंजमेंट ऑफ, क्या जी, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल सेपरेट्स, क्या, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल सेपरेट्स, ठीक है, ये लिख देगा। अब यही चीजें तो है जो बुक्स में, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। टेक्सचर और स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है। अब नहीं भूलोगे ना कभी, अब भूलोगे तो फिर बात ठीक नहीं है भाई, ठीक है, फिर अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे बच्चों वाली बात नहीं है, अच्छे स्टूडेंट्स वाली बात नहीं है। टेक्सचर को हमने समझ लिया, डेफिनेशन हम देख लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, डेफिनेशन हम एक बार और रीड कर लेंगे, कहीं सर आपने जो बताया वो गलत तो नहीं है, हम तो वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। 100% करना चाहिए, ऐसे ही हर किसी की सुन के उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो कर लेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई अगर हम करेंगे, एक सेकेंड, ये बोर्ड अपना थोड़ा निकल जाए, आपको वेरीफाई भी हम करवा देते हैं, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। सॉइल टेक्सचर, यही सबसे पहली लाइन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, यही बात करी थी ना जी, बिल्कुल करी थी। आ जाओ आगे, कॉल्ड क्या, सॉइल टेक्सचर, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज्ड। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीधा सीधा आपको मैंने अभी जस्ट एक AAO का एग्जाम था, हाँ AAO का एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सॉइल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी पूछता है, अनचेंज्ड प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम सारी जो भी प्रॉपर्टीज है किसी ना किसी अनदर फैक्टर से अफेक्टेड जरूर होती है। आप स्ट्रक्चर को देखो, आप जैसे ही उसको हल चलाओगे, जैसे उसकी जुताई करोगे, जैसे उसको हैरोइंग करोगे तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपकी पीएच है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है चेंज, बट टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है सॉइल की, टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है वो इजीली चेंज नहीं होती। इजीली क्या, बहुत सालों तक अगर आप कोशिश करोगे ना उस सॉइल की तो उसकी टेक्सचर को चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये जो टेक्सचर जो प्रॉपर्टीज है अनचेंज्ड है, सॉइल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट प्रॉपर्टी है भाई, चेंज नहीं होती है सॉइल की। सॉइल, अगली बात करेंगे, पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन 2 mm, ठीक है। सॉइल particle less than 2 mm in diameter are included in classification and these considered as soil material, ठीक है। हाँ आप सर ये जो बाहर की जो चीज है, जब रॉक्स की वेदरिंग होती हुई चलती है, रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होते हुए चलती है, तो सर टूटते टूटते छोटे छोटे कंक्रीट, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। कौन सी जो चीज है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सॉइल हम कब कंसीडर करें उस पार्टिकल को कि हाँ ये हमारा सॉइल का पार्टिकल है। हाँ
जब वो टूटते टूटते क्या टूटते टूटते लेस देन 2 mm पे आ जाए ना, लेस देन 2 mm। अरे यार अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी हम इसका ISSS और USDA का सॉइल सेपरेट्स का क्लासिफिकेशन जब देख रहे थे तो हमने सैंड से ही तो शुरुआत की थी और वहां पे इसने क्या बोला था, लेस देन 2 mm। तो हमारे सॉइल सेपरेट्स का शुरुआत कहाँ से होती है, लेस देन 2 mm का पार्टिकल, उसको हम सॉइल के अंदर कंसीडर करेंगे। सेवरल सिस्टम, ये बात की ये चीजें थी, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद सर आप जो टेक्सचर आप बता रहे हो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। हमें कोई सॉइल दे दी जाए, हम उसका टेक्सचर कैसे डिटरमाइन करें, हम कैसे पता लगाएं, हाउ वी डिटरमाइन द टेक्सचर ऑफ द गिवन सॉइल, हम कैसे पता लगाएं कि ये हमें जो सॉइल दी गई है इसका टेक्सचर कौन सा है, कौन सा टेक्सचर है, हमें कैसे पता लगाएं। तो इसके मेरे भाई मेरे बाबू, ठीक है, दो चीज है, दो मेथड हम देखेंगे। पहला है फील मेथड। क्या फील मेथड, किसको फील करना है, हमारी प्यारी सी सॉइल को फील करना है। क्या करना है, सॉइल को फील करना है। कैसे फील करना है सर, ठीक है, कैसे फील करना है, तो हाँ फिंगर सबके पास है, ठीक है। फील मेथड के अंदर हमें क्या करना है, फिंगर सबके पास है, ठीक है, कोई ना किसी के पास हो सकता है, गॉड, हाँ ठीक है। दो फिंगर्स हमारे पास है, एक हमारा जिसको हम अंगूठा बोलते हैं, एक हमारी फोर फिंगर हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में क्या सॉइल को लेना है, ठीक है। सर इस मेथड की एक बात और है कि हमारे पास कोई ना लेबोरेटरी है, हमें तो सीधा किसान के फील्ड में खड़ा कर दिया और कोई सॉइल दे दी, उसका टेक्सचर हमें पता करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सॉइल को इस दोनों अंगूठा और फोर फिंगर के बीच में रखेंगे और क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, रबिंग करेंगे, रबिंग करेंगे। और एज ए स्टूडेंट, एज ए बीइंग एन साइंटिस्ट, ठीक है, फ्यूचर साइंटिस्ट, आप खुद चीजों को फील करेंगे। आज ही क्लास के बाद जाके जहां सॉइल दिखती है खुद फील करेंगे किस तरीके का, और कोशिश करेंगे कि वहां तक जा पाए जहां तक हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो जब उसको हम फील करेंगे, अगर वो हमें डिटरमाइनिंग, फीलिंग और रबिंग मॉइस्ट सॉइल बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, सैंड्स फील ग्रीटी। अगर सॉइल के अंदर सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, अगर सॉइल सैंडी होगी, तो हमें उसकी फील कैसे आएगी, ग्रीटी फील आएगी। अरे यार सिंपल सी बात है, थ्योरी बाद में देख लेंगे, आप कुछ मत करो, एक फोर फिंगर और थंब के बीच में पाउडर लेना घर में, ठीक है। क्या लेना, पाउडर लेना, और दूसरी के अंदर सॉइल ले लेना और दोनों को रब करके देख लेना, आपको ग्रीटी और इसके अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसके अंदर, देखो मैं एग्जैक्ट वर्ड देख लेता हूं इसके अंदर, पाउडर एंड स्लाइटली प्लास्टिक फील्स लाइक टाल्कम, ठीक है। टाल्कम और सैंड का क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो यही थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद हम बात कर लेंगे लेबोरेटरी मेथड की। क्या, लेबोरेटरी मेथड की, चलेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फटाक से हम लोग टेक्सचर को कवर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, फटाक से हम लोग टेक्सचर को कवर कर लेंगे। इसीलिए हम आते हैं बोर्ड के ऊपर। क्या, बोर्ड के ऊपर आते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, मैकेनिकल एनालिसिस की। क्या, मैकेनिकल एनालिसिस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनालिसिस की, ठीक है। अरे सर मैकेनिकल एनालिसिस क्यों बोला है इसको, मैकेनिकल एनालिसिस क्यों बोला है, वर्ड से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे सॉइल्स के पार्टिकल का एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टेक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ये हमारा लेबोरेटरी मेथड भी है। तो मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगर मुझे बताओ, अब लेबोरेटरी के अंदर आ गए तो हम हवा में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आ गया, फील्ड के अंदर आप खड़े हो, फील्ड मेथड में अगर आपने बोल दिया कि सैंड सॉइल है, अगर वो हल्की फुल्की सिल्टी भी रही, ठीक है, लोमी भी रही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लैब के अंदर कोई चीज आ गई तो वो एक सर्टिफाइड डाटा बनेगा। क्या बनेगा, सर्टिफाइड डेटा बनेगा। क्या बनेगा, सर्टिफाइड डेटा बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे मेरी ये प्यारी सी सॉइल है, जो सॉइल इसके अंदर है, हमें इसके क्या करना है, इसके टेक्सचर का पता करना है। क्या करना है भाई, टेक्सचर का पता करना है। और सर सर्टिफाइड डेटा है, कोई भी गलती, जो एरर है वो मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही ये मेरी सॉइल है, मैं लैब में लेके आ गया, अब मुझे इसका क्या करना है, टेक्सचर पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर जो मेरी सॉइल है, इसके अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी तो है, जिसको हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है।
टेक्सचर में जब हमने बात की थी हमने सिर्फ पार्टिकल्स की बात की थी। सॉइल के अंदर अगर कोई दूसरा कंटेंट है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, और भी जैसे कोई केमिकल कंपोजिशन, किसी का भी ऑक्साइड उठा के ले लो आप, किसी भी कैटायन का ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और भी कई चीजें हैं, तो उसको तो सेपरेट करना पड़ेगा ना। लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो बहुत सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मेरा वही है 2 mm की सीव से, क्या 2 mm की सीव से इसको क्या कर लूंगा, छान लूंगा। क्या कर लूंगा, छान लूंगा, ठीक है। 2 mm की सीव से इसको छानने से क्या होगा सर, जो सॉइल के अलावा जितने भी इसके अंदर अदर पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगी, सिर्फ सॉइल बचेगी। कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें देखते जाओ, ठीक है। आज इसके बाद के अंदर टेक्सचर कभी गलत नहीं करोगे। बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर तक का कंटेंट तो आपके पास क्लियर रहेगा, और उसके आगे का भैया और देखना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 2 mm की सीव से। जैसे ही मैंने छाना तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ सॉइल का कंटेंट बच गया। सॉइल का कंटेंट अगर मेरे पास बच गया है, क्या सॉइल का कंटेंट अगर मेरे पास बच गया है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे, इसके अंदर सर जो इसके अंदर जो हमारे पास जो रिमेनिंग जो इम्प्योरिटीज है, लाइक ऑर्गेनिक मैटर, लाइक आयरन ऑक्साइड, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइक जो भी है चीजें, उनको भी हमें सेपरेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बार पूछा जाता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे क्या काम में लेते हैं इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या काम में लेते हैं, H2O नहीं, H2O, पानी नहीं लेते, H2O2, ठीक है। ऑक्सीजन, पानी के अंदर तो एक ही ऑक्सीजन है, हम 2 ऑक्सीजन डाल देंगे, क्या 2 ऑक्सीजन डाल देंगे, उससे बहुत ज्यादा इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो H2O2, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, परोक्साइड का यूज अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडाइजेशन के लिए, टेक्सचर में डिटर्मिनेशन के लिए। ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडाइजेशन के लिए टेक्सचर डिटर्मिनेशन के टाइम कौन सा एजेंट काम में लेते हैं, याद रख लेना, परोक्साइड H2O2, ठीक है भाई। इसके बाद सर आपने बोला था इसके अंदर और भी इंप्योरिटीज है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसके लिए हम कंसंट्रेटेड HCl, हाँ वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिड से इसको ट्रीट करते हैं। ये चीजें सारी की सारी हमें मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर याद रखनी है, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज तो क्लियर हो गई। अरे भाई यही तो पीडीएफ में लिखा हुआ है, यही तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, देख लेंगे, ठीक है। हमें तो भरोसा नहीं है सर, हम तो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो जी बिल्कुल करेंगे। ये लो आ जाओ, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस रीड करो, रीड करने की आदत बनाओ, ठीक है। तब तक मैं पेन लेता हूं, आ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, प्रोसीजर डिटरमाइनिंग सैंडसिल्ट क्ले कंटेंट का है। ड्यूरिंग, इसके दौरान, मैकेनिकल एनालिसिस ऑल लार्जर रॉक्स, पेबल्स, रूट्स, जो भी सॉइल के अलावा रिमेनिंग पार्टिकल्स है, जो इंप्योरिटीज उसको रिमूव करना जरूरी होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग कर लेंगे। किससे करेंगे, 2 mm की सीव से करेंगे। इसके बाद में, ठीक है, दी ऑर्गेनिक मैटर को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको रिमूव करने के लिए, किससे, H2O2 से। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और आयरन, इसके लिए हम क्या करेंगे, सैंपल को डाइल्यूट HCl से, सॉरी कंसंट्रेट याद नहीं रख करके डाइल्यूट याद रखेंगे अपन, ठीक है। वो शायद बोर्ड के ऊपर हमने कंसंट्रेट लिखा है, यहाँ डाइल्यूट ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl एंड सोल्यूबल साल्ट बाय फिल्ट्रेशन, ये कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें एक एजेंट की ओर जरूरत पड़ती है, वो भी याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं टेक्सचर, इसके अंदर मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर, चलो इसकी बात आगे करेंगे, जस्ट अगली स्लाइड के अंदर ही कंटेंट आ रहा है, ठीक है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। इसके बाद बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है, बहुत बार पूछा जाने वाला, एज ए सॉइल साइंस के स्टूडेंट आपको स्टोक्स लॉ, ठीक है, हाँ, अरे सर स्टोक्स लॉ नाम सुना हुआ है, ये टेक्सचर में पढ़ा जाता है क्या, जी बिल्कुल, इसको टेक्सचर में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। कहाँ पढ़ा जाता है, टेक्सचर में ही पढ़ा जाता है। इतना प्यारा लॉ है ना, इसको पता नहीं क्यों यार इतना मुश्किल सा बनाया हुआ है, ठीक है, पता नहीं क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। आज के बाद आप भी नहीं बनाओगे, ठीक है, क्या नहीं बनाओगे, स्टोक्स लॉ को मुश्किल नहीं बनाओगे, कसम खाओ, कसम खाओ अभी की, आज के बाद हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि स्टोक्स लॉ मुश्किल चीज है, बहुत आसान है। क्या करते हैं इसके अंदर वो समझेंगे अपन, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्यारी सी सॉइल साइंस है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, उसी को हम पढ़ रहे हैं।
उसके अंदर हम हमारी सॉइल का क्या कर रहे हैं, टेक्सचर का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं साहब, ठीक है। तो हमने हमारे पास में एक ये ले लिया, क्या, कोई भी बीकर या फिर बड़ा सा बीकर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। इसके अंदर हम अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिस सॉइल का हमें टेक्सचर मेजरमेंट किया है, जिस सॉइल का हमने मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया है चीजों का, ठीक है, ट्रीटेड जो सॉइल है उसको अप्लाई करेंगे। ट्रीटेड सॉइल के अंदर क्या है, ओनली सैंड, सिल्ट और क्ले है, ठीक है, तीन ही चीजें हैं मेनली। अब देखो रिसर्च फील्ड में जैसे ही आप आओगे, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैसे आप एमएससी पीएचडी में अपना रिसर्च करोगे, उसके अंदर आप एरर तो जरूर देखोगे, ठीक है। कुछ एरर कंसिडरेबल होते हैं, है ना, और जो आप उसके अंदर सीवी जो लिखते हो ना, सीवी वो एरर ही वो ही है, ठीक है। वो सीवी नहीं यार, SM ऐसा कुछ करके प्लस माइनस करके कुछ आप स्टैटिक एनालिसिस में लिखते हो, तो वो एरर ही होता है, ठीक है। तो एरर को ही कंसीडर करने के लिए हम देख लो, हम यहाँ पे इसको सॉइल को अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत इंप्योरिटी चलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल प्योर सैंड, सिल्ट और क्ले ही हो। जैसे ही इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे बाबू, देख बच्चा, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही इस वाटर के अंदर मैं मेरे पार्टिकल्स को अप्लाई करूंगा, मैं मेरी सॉइल को अप्लाई करूंगा, अरे सर ये तो ऐसा होगा ना कि जो बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल मतलब सैंड, वो तो सबसे पहले जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। उससे जो छोटा वाला पार्टिकल है क्या, सिल्ट, वो इसके बाद जाके सेटल होगा नीचे, और जो क्ले है अपना वो तो बहुत लेट हो जाएगा सर, बहुत लेट हो जाएगा। अरे भाई यही तो सेडिमेंटेशन है, सेपरेशन कर लिया हमने, क्या कर लिया, सेपरेशन कर लिया। देखो हमारा सैंड अलग हो गया, सिल्ट अलग हो गया और क्ले अलग हो गया। अब सर ये रूल्स मतलब ये तो स्टोक्स लॉ ऐसा तो कहीं नहीं लिखता कि हमने पानी के अंदर सॉइल अप्लाई किया, जो सबसे पहले जाके सेटल हो गया वो सैंड है, वो है, तो वो कैसे, बुक्स के अंदर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, देखेंगे, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, सीधा सीधा स्टोक्स लॉ के फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे। फॉर्मूला की बात मैं करूंगा, सबसे पहले लिखा हुआ है इसके अंदर वी, हाँ वी, जी हाँ वी। वी का मतलब क्या है, जो मेरा पार्टिकल जैसे ही मैंने पानी के अंदर अप्लाई किया, जैसे ही मैंने पानी के अंदर पार्टिकल को अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, किस रफ्तार से, किस स्पीड से पार्टिकल नीचे जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड है, वही स्टोक्स लॉ बताता है, क्या, वही स्टोक्स लॉ बताता है। बच्चा दोबारा सुनेगा, ठीक है, दोबारा सुनेगा मेरा भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, वाटर के अंदर जैसे ही सॉइल को अप्लाई किया तो सैंड, सिल्ट और क्ले ने क्या किया, मूव किया, कहां, अप टू डाउन, कहां, बिल्कुल पैंदे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर। जैसे ही मूव किया तो सैंड पार्टिकल सबसे पहले जाके सेटल हो गया, सिल्ट, क्ले अलग अलग वेलोसिटी से ये सेट हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे अप टू डाउन। तो ये जो v था, जो हमारे स्टोक्स लॉ का v था, वो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, क्या थी, पार्टिकल की वेलोसिटी थी, ठीक है। अब ये 2/9 ये डेरिवेशन से आता है, इस पे हमें नहीं जाना है, 2/9 2/9 कैसे आया, हमें इस पे नहीं जाना है। बात कर लेते हैं इस g की। अब मुझे आप ये बताना, बहुत सारे पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हम बात करेंगे एक सिंगल पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल्स की, क्यों, समझने के लिए। ये फॉर्मूला यहीं का यहीं याद करा के निकल जाऊंगा और स्टोक्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पार्टिकल की तरफ देखो, आप गौर से देखो, आप एक बार आंख बंद करके आप ये सोचो कि यार ये पार्टिकल अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन अगर पानी के अंदर मूव कर रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो इस पार्टिकल की हेल्प कर रहे हैं, किसमें, वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, इसकी स्पीड को बढ़ाने में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ तू जा, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल मुझे अब मैं यही बता देता हूं, अपने आप को पार्टिकल समझो और अपने परिवार के अंदर चले जाओ, अपनी फैमिली के अंदर, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर चले जाओ, ठीक है। आप सोचो कि कितने बंदे ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके एपी बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, और कितने बंदे ये चाहते हैं कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है।
बस ये दो ही फैक्टर यहां हम इस पार्टिकल से कंपेयर करेंगे। एक इस पार्टिकल के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, प्लस करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर है जो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या क्या अपने आप से कंपेयर करोगे, फैमिली के अंदर कौन कितने मेंबर हैं, कौन कौन आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो आप ये चाहते हैं कि आप एपी साइंटिस्ट बन जाओ, कौन चाहते हैं कि ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए। तो जो चाहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनो आगे जाके, तो उन फैक्टर को हम प्लस मानेंगे। और आप कौन ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल अभी हैं जिससे भी डिक्रीज कर जाओ, उन फैक्टर को हम माइनस की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। क्यों? स्टोक्स लॉ को हमें याद रखना है। बात कर लेते हैं इस पार्टिकल की। इस पार्टिकल को नीचे खींचने के अंदर इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यार जो कॉमन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेविटी, हाँ जी हाँ, प्लस के अंदर ग्रेविटी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ग्रेविटी आएगा। दूसरी चीज अपन और देखेंगे, अरे भाई इस पार्टिकल की जो रेडियस है, सबसे पहले अपन ने यही तो देखा था सर, सैंड की साइज बड़ी है तो सबसे पहले जाके सेटल होगा। देख लो इसकी साइज, देखो इसकी साइज में कंपेयर करो, ये देख लो, अगर इसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे यही तो बात बोलता है स्टोक्स लॉ कि पार्टिकल की वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पार्टिकल की रेडियस की होती है। मेन लाइन यही तो बोलता है। तो दूसरा, इसकी इस वेलोसिटी को कौन इंक्रीज करेगा भाई? रेडियस करेगा। कौन करेगा रे? रेडियस करेगा। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है, और एक हमारे सेपरेट की डेंसिटी है। ठीक है, इसकी डेप्थ में नहीं जाके आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि बाकी की चीज और आप भूल जाओगे। दूसरी चीज आप मुझे ये देखो कि सर आपने आगे बढ़ाने वाला तो बता दिया, कि वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला तो बता दिया, को इसको ऊपर कौन खींचेगा? ऊपर कौन सा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है? ठीक है, ऊपर कौन सा, नहीं ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, आप बात सुनो, एक पर्टिकुलर ये मेरा जो वाटर है, वाटर जो है इसकी कोई पर्टिकुलर विस्कोसिटी तो होगी ना। अब ये सर ये विस्कोसिटी क्या टर्म सिखा दिया आपने, क्या बोल दिया, मैं तो सब ऊपर से चला गया। नहीं, ऊपर से बिल्कुल नहीं गया। विस्कोसिटी बहुत इजी है। ठीक है, जैसे ही सॉइल वाटर, अगर सॉइल वाटर पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर विस्कोसिटी की बात हम कर लेंगे, तो करेंगे तब करेंगे। अभी बात सुनो, विस्कोसिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंट टू फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंट टू फ्लो। अरे नहीं समझ में आया सर, बात सुनो। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, दो आप क्या ले लोगे? बाउल ले लोगे। क्या ले लोगे? बाउल या कप ले लोगे। एक में तेल डालोगे, एक में पानी डालोगे। ठीक है, एक में तेल डालोगे, दूसरे में पानी डालोगे। दोनों को क्या कर दोगे? खाली कर दोगे एक सरफेस के ऊपर। कौन सा स्पीड से चलेगा रे? बताओ भाई, कौन सा स्पीड से चलेगा? सर ऑब्वियसली पानी ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है कंपेयर टू ऑयल। ठीक है, ऑयल के कंपेयर में उसकी विस्कोसिटी कम है। मतलब विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंट टू फ्लो। जिसकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी है वो फ्लो के रेजिस्टेंट को कम करेगा। ठीक है, फ्लो के रेजिस्टेंट को कम करेगा। तो माइनस जो इस मेरे जिस वाटर के अंदर मैं पार्टिकल को अप्लाई कर रहा हूं, इसकी विस्कोसिटी तो इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही डालेगी ना यार पार्टिकल के ऊपर। तो बस एक विस्कोसिटी, एक सिंगल फैक्टर ऐसा है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारी विस्कोसिटीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। अब आ जाओ, अब मुझे इस फॉर्मूला को कैसे लिखना है? सिंपल सा वेलोसिटी लिखूंगा बराबर 2/9 जो डेरिवेशन से आया है। अब जो पॉजिटिव फैक्टर डाल रहा है उसको तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा GR², और जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है इसको मैं लाइन के नीचे लिख दूंगा, और ये इसकी डेंसिटी में लिख दूंगा सॉलिड माइनस वाटर। यही तो स्टोक्स लॉ है। अब बताओ कहीं ना कहीं भी दिक्कत है क्या? स्टोक्स लॉ सिंपल है ना यार, बस थोड़ी सी चीजों को रिलेट करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी कंटेंट को आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें, अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद ये 3 टाइप के आपको टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। सैंडी, सिल्टी, क्ले, बहुत ईजी है। ठीक है, हैवी सॉइल और लाइट सॉइल की बात अगर अपन करें तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल रुकेंगे इसके ऊपर। हैवी सॉइल और लाइट सॉइल की बात मैं अगर करूंगा तो सर हैवी सॉइल, ठीक है, और लाइट सॉइल, ठीक है। सर
बात करो, सोचो इसके ऊपर, हैवी सॉइल और लाइट सॉइल के ऊपर। सिंपल सी बात है यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओगे ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है, कहीं भी। अरे यार ठीक है, कॉलेज के एग्जाम है, ठीक है, कंटेंट को एक बार ऊपर से देखना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी सीख के जाओ ना। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कोर्स आपने पढ़ा है, कहीं बाहर जाके कहीं भी कुछ भी पूछे या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं लगे ना यार कोर्स का कुछ फंडामेंटल का एफ ही नहीं पता है या सॉइल का ऐसे ही नहीं पता है, ठीक है। तो हैवी सॉइल और लाइट सॉइल के अंदर आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे सर, जो सॉइल्स, अगर आप, सिंपल सी बात है सर, हैवी मतलब वेट की बात कर रहे हैं, वजन मोटा, ठीक है, जो पार्टिकल ज्यादा मोटा होगा वो तो हैवी सॉइल के अंदर आ जाएगा, और जो पार्टिकल चिन्ना सा होगा, जो क्ले है, वो हमारा लाइट के अंदर आ जाएगा ना। जस्ट अपोजिट है, क्या जस्ट अपोजिट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हैवी सॉइल के अंदर मैं उसको कंसीडर करूंगा, हैवी सॉइल, हैवी को वहां से रिलेट करेंगे कि जिस सॉइल को कल्टीवेट करने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, हैवी सॉइल के अंदर। तो हैवी सॉइल के अंदर मेरा क्ले आएगा और लाइट सॉइल के अंदर मेरा सैंड आएगा। बाकी यही चीज इसके अंदर है, आप अच्छे से रीड करोगे तो क्लियर कर पाओगे। इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी हमारी बची है, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। 10 मिनट की और बात है, 10 मिनट के अंदर अपन स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर क्या होती है, हमने देखा कि सर जो सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चर बोल देंगे। यही तो है अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर एग्रीगेशन जो है, ठीक है, अगर एग्रीगेशन जो है हमारा नेचुरली हो रहा है तो उसको पैड्स बोलेंगे, अगर आर्टिफिशियल हो रहा है तो उसको क्लोड्स बोलेंगे। इसी का एक टर्म है, याद रखो तो रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद में बात करूंगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की, ठीक है। 3 चीज होती है, एक चीज आप अब तक देखते आए होंगे, 2 चीज और ऐड कर लेना यार, क्योंकि आप अब बीएससी एग्रीकल्चर की सॉइल साइंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करने के लिए हम 3 चीजें देखते हैं, टाइप, क्लास और ग्रेड, ठीक है। टाइप के अंदर आता है कि किस तरीके की संरचना, किस तरीके का शेप सॉइल का जो एग्रीगेशन ले रखा है उसको हम टाइप के अंदर कंसीडर करेंगे। इंडिसेस, शेप एंड अरेंजमेंट। उसके बाद क्लास की बात करूंगा मैं, क्लास की बात करूंगा तो जो हमारा जो उसके अंदर शेप की बात कर रहे थे ना टाइप में, हम क्लास के अंदर बात करेंगे उसके साइज कितनी है, कितना लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है, ठीक है, ये बात करेंगे। उसके बाद ग्रेड, उसकी जो वो चीजें हैं, डिस्टिंक्टनेस या ड्यूरेबिलिटी कितनी है। एक कोई पैड्स है, पैड्स भाई मैं बताऊं, सॉइल का पैड्स ना बहुत खतरनाक चीज भी हो सकता है और बहुत नाजुक चीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसके अंदर अच्छा खासा क्ले कंटेंट है और आपने उसको ड्राई कर रखा है, खींच के मार के देखना किसी को, भाई पत्थर से तेज लगेगी उसके, ठीक है। और अगर कोई भी अगर सैंड कंटेंट थोड़ा सा आपने उसके अंदर पानी भी मिला रखा है, फिर उसका बना के मारोगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वही चीज है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो चीज डिसाइड करेगी ग्रेड के ऊपर। बात कर लेते हैं सर, हम तो टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात अगर करने के लिए हम सीधा सीधा कहाँ चलते हैं, हमारी पीपीटी के ऊपर, ठीक है। कहाँ चलते हैं, पीपीटी के ऊपर, ठीक है भाई, कहाँ चलेंगे, हमारी पीपीटी के ऊपर। वाह मजा आ गया, ठीक है। अब मुझे देखो, मेनली ये क्ले, ठीक है, मेनली सॉइल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मेनली सॉइल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें 4 टाइप की स्ट्रक्चर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सॉइल साइंस के अंदर, ठीक है। 4 टाइप की सॉइल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज ब्लॉकी, सेकंड वन इज प्रिज्मेटिक, प्लेटी एंड स्फेरिकल, ठीक है। अरे सर थ्योरी पे बाद में चलेंगे, आप तो पहले अपनी कहानियां बताओ, ठीक है। कहानियां मैं बता देता हूं, स्ट्रक्चर को लेके आपको क्या याद रखना है। अरे यार मुझे एक चीज बताओ, कोई भी अगर शेप है, कोई भी अगर शेप है तो या तो वो वर्टिकली ज्यादा है, जैसे जैसे सरफेस के ऊपर आओ आप, ठीक है, आप सरफेस के ऊपर आओ। 2 टर्म आप याद रखोगे स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए, एक तो है अपना हॉरिजॉन्टली, मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखोगे, एक तो है मेरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक क्या है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, अंदर तक, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल। एक मेरा है हॉरिजॉन्टल, एक है मेरा वर्टिकल।